स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हमारा न्यू चैप्टर है। हम लोगों ने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। हम लोग एक छोटा सा रिकैप आज हो जाए। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री का मीन्स क्या है, जिसके अगर इस वर्ड को हम लोग गौर से देखें तो इसमें हम लोगों ने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जियो और मेट्रोन। ठीक है, जियो का मीन्स क्या है? अर्थ, जियोलॉजी। ठीक है, मेट्रोन का मीन्स मेजरमेंट, मतलब हम लोग अर्थ का मेजरमेंट कर रहे हैं। अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसे हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो उसका कोई बेसिक यूनिट होगा। ठीक है, जैसे कि मिली सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, हम लोग एकदम सबसे बेसिक यूनिट पॉइंट, जो पॉइंट है छोटा सा, ये जो पॉइंट है इसका हम लोग नाम ले रहे हैं। ठीक है, डॉटेड छोटा सा पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट डिटरमाइन इट्स लोकेशन। एक पॉइंट है जो क्या लोकेट करता है, हमारा लोकेशन को। ये हम किसी तरीके से इसे बना सकते हैं, जैसे अपने पेन के टिप से, कंपास से, पेंसिल से। ठीक है, और उससे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट। जैसे कि अगर हम लोग इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स का करके, जैसे हम लोग यहाँ ले लिया सी ए, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ले लिया एच और यहाँ पर ले लिया पी। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? एक फिक्स्ड लाइन, ठीक है, ए टू बी, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। उसे हम लोग ने रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया था, ए और बी लिखेंगे, उसके ऊपर में एक बार। ठीक है, बार कहते हैं जो एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल किए थे। फिर हम लोग ने देखा कि लाइन, एक लाइन का मतलब है कि जो दोनों तरफ से बढ़ सकता है, अपने दोनों एंड से बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कोई लाइन ए और बी है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ है, वो इधर से बढ़ते चला जा रहा है बी, और इधर से ए बढ़ता चला जा रहा है। रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए और बी लिखेंगे, इस तरीके से एक एरो बनाएंगे। ठीक है, जो दोनों तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि दो लाइंस हैं, ठीक है, जो कहीं से आ रही है और कहीं चली जा रही हैं, लेकिन एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है, जहाँ दोनों आपस में कट रही हैं। ठीक है, कोई इक्वल लेंथ का इसमें जरूरी नहीं, हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकता है कि दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं साइज के हिसाब से। जैसे कि हमारा क्रॉसिंग रोड्स हो गए, आपका अल्फ़ाबेट जो एक्स से है, ठीक है, कोई बुक का एज हो गया, कॉर्नर्स। चलिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, रेलवे का पटरियाँ। ठीक है, आपके स्केल के दोनों एंड्स। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी कोई दो लाइन आपस में इक्वी डिस्टेंस होती है, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह बराबर है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस। ये वर्ड आप लोग इसे लिख लेंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे से जब जब जहाँ तक ये लाइन चली जा रही है, ठीक है, ये भी लाइन जा रही है पैरेलली साथ साथ। ठीक है, और जितना इनके बीच में दूरी है, ठीक है, ये दूरी समझ लो कि असंख्य दूरी तक ये बराबर ही रहेंगे, कभी आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे कि आपका विंडो, एक खिड़की है, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए खिड़की लगा हुआ है, उस पर इस तरीके से रॉड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इन रॉड्स को हम लोग क्या कहते हैं कि इन रॉड्स के थ्रू ही हम लोग जो विंडो का दोनों, ये हमारा जो हेड है कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, इक्वी डिस्टेंस, कभी आपस में नहीं मिलती हैं, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, सब जगह। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, मतलब जो साथ साथ तो चल रही है लेकिन कभी वापस मिलेंगे नहीं। और रे, हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है रे का, सन, टॉर्च, लाइट हाउस। ठीक है, इस तरीके से जहाँ से एक सोर्स ऑफ यूनिट तो होता है, जहाँ से एक लाइट निकल रही है। ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं है। तो इसके क्या हम लोग कैसे अगर रिप्रेजेंट करना होगा मुझे, तो ओ ए लिख के और एक तरफ का इधर एरो बना देंगे। ये हो गया रे का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसका हमने कुछ एग्जाम्पल किया था। अब ये कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, जैसे यूज़ फिगर टू नेम। ठीक है, 5 पॉइंट। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को मैंने इस पर कोई पॉइंट अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये सब क्या हो गए, हमारे पॉइंट्स हो गए। कॉमा देके इन पांचों को लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, अ लाइन। इसमें एक ही लाइन है, कौन सा लाइन है, डी बी, और उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, जो दोनों तरफ से बढ़ सकता है, देख रहे हो,
डी आगे भी बढ़ सकता है और बी इधर भी बढ़ सकती है। ठीक है। फॉर रेज का मतलब क्या है कि उसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, इन पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जिसे देख लीजिए हमारा ओडी, ठीक है, उसी तरीके से ओसी, ओबी, ठीक है। अगर इस पॉइंट में कहीं हम लोगों ने ए ले लिया, ठीक है, तो ओ ए, तो हमारे क्या निकल के आ गए, 4 हमारे रेज निकल के आ गए। रेज कैसे मैंने लिखा आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आ जाइए 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है कि जो फिक्स्ड हो, जैसे डी, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, तो इस पर एक बार लगा दिया। ई ओ बार लगा दिया, ओ बी इस पे बार लगा दिया, ठीक है, और ओ सी इस पे बार लगा दिया। अब अगर मैंने इसका नाम लिख दिया है, और एक आप इस इधर से ई बी भी कर सकते हो, देखो ई बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, 5 हो गए लाइन सेगमेंट्स। सब आपने लोगों ने समझ लिया, नोट्स कर लिया। चलिए आइए देखते हैं। नेम द गिवन लाइन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फॉर ए गिवन फिगर। जैसे देख लीजिए ये जो लाइन है इसमें कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट हो गए, रेज हो गए, लाइन सेगमेंट हो गए, लाइन हो गए। तो हमें इन जो भी इन 4 एक तरीके से कर सकते हैं पॉइंट्स है, इनका इस्तेमाल करके हमें लिखना है कि इसमें कितने लाइन है, कितने रेज है, कितने लाइन है। चलिए देखते हैं। देखिए ए बी हमारा रे हो गया, ठीक है, सी डी हमारा रे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक रे निकल के सामने आ रहा है। अब इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ए बी को भी ले लिया तो ए डी हमारा क्या है, लाइन है, ठीक है, जो दोनों तरफ से बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर सी ए को ले लिया, सी ए को ले लिया तो क्या निकल के आ गया हमारा, एक एक रे हो गया। उसी तरीके से बी ए ले लेते हैं, तो बी ए बी हमारा एक, अगर उसको रिवर्स कर लिया जाए तो एक रे निकल के सामने आ गया। उसी तरीके से बी सी ले लिया, बी सी हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। उसी तरीके से बी डी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो आप देखोगे कि ऐसे करते 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 आप मिला मिला के लिखते चलो, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत सही भी नहीं है, आप जो लिखोगे सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे 12 को लिख लोगे। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यूज द फिगर टू नेम, जिससे कॉन्टेनिंग लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई। अभी जो ई है इसे कौन कॉन्टेन कर रहा है, तो हमारा लाइन ए ई, ठीक है, उस पर हमारा क्या है, लाइन है, तो दोनों तरफ से भर रहा है, ठीक है। पासिंग लाइन थ्रू ए पॉइंट ए, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो जो पॉइंट ए है उससे कौन सा लाइन पास हो रहा है, तो ए, ठीक है। लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई, तो लाइन जो कॉन्टेनिंग है हमारा एक ही है, ठीक है। आप एफ ई भी कर सकते हो क्योंकि उस पर भी कंटिन्यू हो रहा है, तो आप इस पर एफ ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन कॉन्टेनिंग ई, ठीक है। लाइन पासिंग ऑन विच ओ लाइज, अब ये जो ओ है उस पर कौन सा लाइन पास कर रहा है हमारा, तो सी ओ, ठीक है, सी ओ हमारा लाइन पास कर रहा है, इसके दोनों तरफ एरो हो जाएंगे। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें बेसिकली मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, कैसे समझ पा रहा हूँ, मैंने क्या किया कि लास्ट क्लास में आपको सारे डेफिनेशन समझा दिए, लाइन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और उन्हें इसमें पहचानना, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये जो पॉइंट ए है ये एक तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, पॉइंट ई है इस तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, तो मुझे पता चल गया कि क्या हो गया, एक लाइन हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या चुन लिया कि एक लाइन है, ठीक है। उसी तरीके से देख लीजिए बी और डी क्या हो जाएंगे हमारे, लाइन सेगमेंट। बी और ए क्या हो जाएगा हमारा, एक रे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, मैंने दूसरी तरफ कंसीडर ये नहीं किया। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, देखिए बी और सी क्या हो गया हमारा, एक रे निकल के सामने आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। उस तरीके से बी और ओ क्या हो गया हमारा, रे हो गया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों क्वेश्चन को धीरे धीरे समझोगे, तो आपको आइडिया लगते चला जाएगा, ठीक है। देखिए 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अच्छा जरा गौर से देखिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, देखिए बी पे। ये मुझे कैसे पता चला, डेफिनेशन से, कि जब भी 2 लाइन आपस में कहीं कट करती है तो वहाँ पर क्या बनता है, बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, ठीक है। तो हमें वही समझना है। जो देखिए कौन सा लाइन हो गया, ए और ई एक तरफ से चला, पूरा कटते हुए चला गया, और इधर से सी और ओ एंड सी एंड ओ, तो किस पॉइंट पर कट रहे हैं, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी,
आप लिख लेंगे कि एट पॉइंट बी लिखना बहुत ज़रूरी है, कि इससे एग्जामिनर को पता चले कि आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, अब आ जाइए और आ गया, देखिए ई और एफ ई कहाँ कट हो रहे हैं, ई पे कट हो रहे हैं, तो आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। जरा मुझे ये बताना कि कोई एक पॉइंट है, एक बल्ब है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, तो इस पर से कितने लाइन क्रॉस कर सकते हैं, कि आप मुझे कोई बता सकता है? सर बोलोगे कि मतलब करोड़ों, क्योंकि इस पर कोई गिनती ही नहीं है कितने लाइन चले जाएंगे। तो इस तरीके के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट। अब आ जाइए 2 लाइन इस तरीके से, ठीक है, क्या इनके बीच में इसके अलावा कोई और भी लाइन पास थ्रू कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ इसके बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब आ जाइए, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी कुछ भी हो सकता है, हमारा रे हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। मैंने एक लाइन कंसिडर कर लिया जो दोनों तरफ से बढ़ रहा है। ठीक है, सेगमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, रेज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उस पर एक पॉइंट हमने बना दिया पी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पी हो गया उस पर। अब आ जाइए एक्स एंड वाई। एक कोई लाइन है एक्स एंड वाई जो दोनों तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, सेगमेंट भी हो सकता है, रे भी हो सकता है। ठीक है, लाइन ले लेने से क्या हो गया कि हमारे लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। ठीक है, उसी तरीके से एक पी एंड क्यू ले लिया, पी एंड क्यू, ये क्या था, हमारा एक्स एंड वाई था। ठीक है, कहाँ कटा, एम पे। तो ये आप समझिए। चलिए, ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है कि अब जैसे 2 लाइन आपस में कटेंगे तो कहीं ना कहीं तो कट होगा, बाई सेक्शन होगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग एम कह देते हैं। लाइन आई कॉन्टेन ई एंड एफ। मान लीजिए कोई एक लाइन है, कौन सा है, लाइन आई है। ठीक है, उस पर कॉन्टेन मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जहाँ पर ई और एक पॉइंट पर जहाँ एफ हो रहा है और डी कहीं बाहर में है। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है एक पॉइंट है। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से बना लेंगे। लाइन एल या आई, जो भी आई कंसिडर कर लेते हैं, लाइन आई, इस लाइन का जो लाइन है नाम है आई है। ठीक है, उस पर ई और एफ कोई पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ के पास देखिए, यहाँ पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग समझेंगे जब भी कोई भी अलग एक पॉइंट एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक जगह को, लोकेशन को, किसी को भी, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन डी नहीं था तो डी को मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, ए हो गया ओ पी, लाइन हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है, हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो नहीं लिया है तो हम लोग कंसिडर किसी भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ओ पी एंड ओ क्यू कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जिसे एक एंगल बना रहा है। तो हम लोग आगे क्लासेस में धीरे धीरे समझेंगे कि एंगल क्या होता है, क्या है। अब क्या कहेंगे, देखिए ये जो ओ है और पी है और क्यू है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते थे। एक लाइन बना दिया, उस पर बीच में ओ डाल दिया, पी और क्यू डाल दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से क्या हो जाता है कि भविष्य में आगे में मैं जब आपको एंगल समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ट्रू एंड फॉल्स, मोस्ट कन्फ्यूजिंग, बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन एन। कोई एक लाइन है, ठीक है, एम एन एन, जो लाइन का मतलब क्या है कि इधर से दोनों तरफ बढ़ते चला जा रहा है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। ठीक है, क्यू एम एन ओ पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन एन। अच्छा, एम एन एन जो लाइन है ये दोनों तरफ से बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और इस पर जो भी आने वाले पॉइंट्स है सब किस पर जाएंगे, एम और एन पर ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई पूरा एक, अब कहाँ रह जाएगा मुझे पता नहीं, इस पर कितने पॉइंट हो गए, तो इसका मतलब सारे पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं। जैसे देखिए क्यू हो गया हमारा, एम हो गया, ओ हो गया, एन और पी, इसका मतलब जो भी हमारे पॉइंट्स है कहाँ लाई कर रहे हैं, एम और एन पे। ठीक है, उसी तरीके से और आ जाइए, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो गया, मतलब सारे पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं है। एम और ओ और एन आर द पॉइंट्स
ऑन लाइन सेगमेंट एम और एन। लाइन सेगमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही दूर, ठीक है। और ये जो एम है, ओ है और एन है, तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच में आता है? हाँ, सही है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे ट्रू। एम एंड एन आर इन पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एंड एन। गुड। कैसे? जैसे देखिए, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हमने समझा था कि ये दोनों फिक्स होंगे, तो ये दोनों फिक्स हो गए, ठीक है। और जब ये दोनों फिक्स हो गए, मान लीजिए कि इसका 5 सेंटीमीटर है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके इन पॉइंट यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, ठीक है। जब मैं लाइन का बात करूँगा तब क्या होगा कि ये इनफाइनाइट दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन जब मैंने लाइन सेगमेंट बोल दिया, सेगमेंट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड हिस्सा, ठीक है। सेगमेंट का मतलब ही क्या हो गया, एक फिक्स्ड हिस्सा, ठीक है। अब आ जाइए, अब धीरे धीरे तो क्या हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन ट्रू हो गया, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। O and N are the end point of the line segment O and P। देखिए यहाँ O है, यहाँ P है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि O और N एंड पॉइंट कैसे हो सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का, जब A लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, A लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, N तो इस पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो कभी क्या O और N इसके एंड पॉइंट हो सकते हैं? जब भी कोई लाइन, मान लीजिए कि एक लाइन है A और B, तो इसके, और जब भी लाइन सेगमेंट की बात हो तो हमेशा से जान लीजिए कि इसके इन पॉइंट क्या होंगे, ए और बी ही होंगे, क्योंकि इसी पर तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इसी पर दोनों पर लाई करेंगे, तो इसके अलावा कोई भी इसके इन पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। हो जाइए, एम इज द वन ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू एंड ओ। मुझे बताइए, देख क्यू एंड ओ है, ठीक है, एम इज वन ऑफ द इन पॉइंट, एम तो ऑलरेडी बीच में है, तो क्या ये इसका इन पॉइंट हो सकता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे, फॉल्स। ये भी क्या था, फॉल्स, ठीक है। अब आ जाइए, एम इज द पॉइंट ऑन द रे ओ पी। अच्छा मुझे बताइए कहाँ ये एम है? ओ का मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट है, मान लीजिए बल्ब यहाँ लगा और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पीछे का तो कहीं जिक्र ही नहीं ना होता रे में। देखिए यही क्वेश्चन बनाने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैंने आपको बतला दिया था, जैसे एक पॉइंट है ए और बी, यहाँ से लाइट चला, आगे की ओर बढ़ता चला गया, तो रे के केस में पीछे की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। लाइन के केस में हम लोग ए लाइन पीछे भी जाता था, ठीक है, लेकिन और सेगमेंट के केस में तो भाई तो ये फिक्स हो जाता है, लेकिन रे के केस में लाइट पीछे नहीं जाता है, ठीक है, पीछे से उसका कोई मतलब नहीं। तो जब हमारे क्वेश्चन में हम लोग से पूछ दिया या उसने बताया कि एम इज द पॉइंट ऑन द रे ओ पी, अगर ए रे है और यहाँ से लाइट निकल के आगे की ओर जा रही, तो पीछे क्या है, कोई भी पॉइंट है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एम इज द पॉइंट ऑन द रे ओ पी, ठीक है। अब आ जाइए, रे ओ पी, रे ओ पी, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम द रे क्यू क्यू पी। देखिए क्यू और पी, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे हैं? ये जो पॉइंट है एम सिर्फ लाई कर रहा है क्यू और पी पे, अगर इन दोनों के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे कि हमारा जो हो गया लाइन सेगमेंट है या लाइन है या रे है, ये सेम है। तो इस कंडीशन में हमारा एक क्वेश्चन है ये ट्रू हो जाए, क्योंकि एम ए पॉइंट ओपी में नहीं गिनती हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, ये दोनों अलग हैं, डिफरेंट है, ठीक है। रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। आ जाइए फिर से समझते हैं, रे ओ पी, रे ओ और पी, ठीक है, इज सेम एज रो ओ एम, ओ एम ना, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। कैसे? ओ एम पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है, और ओ पी आगे की ओर, तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया। अब आ जाइए, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। अब आ जाइए, रे ओ एम इधर की ओर जा रहा है, इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। देख लीजिए अपोजिट है कि नहीं है ये हमें पता नहीं चलेगा, इस कंडीशन में ये भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है। गौर से देखिए, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट, अपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ अगर लिख देता कि अपोजिट, तो ये क्या हो जाता हमारा, ट्रू हो जाता। ये दोनों तो देखिए एक पॉइंट है, एक लाइट आगे जा रहा है और एक लाइट पीछे जा रहा है, एक बल्ब है, इसका मान लीजिए नाम ओ है, पी है, और ये हो गया क्यू, तो ये तो इसके अपोजिट हो गया ना,
एक उधर जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। तो क्वेश्चन में यही कहा है आपसे, क्वेश्चन घुमा दिया। क्या किया उसने, बोला कि रे ओ एम आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। इज, अगर बोल देता कि अपोजिट टू ओ पी तो होता ट्रू, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, उसने पूछ दिया नॉट। जब नॉट होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। यही ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम इसी तरीके से घुमाता है। अब आ जाइए, Q is not an initial point of O is not an initial point of OP। जब मैंने बोला कि बल्ब यहाँ लगा है और यहाँ से लाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका इनिशियल पॉइंट ही होगा ना, तो ये फॉल्स हो गया। अगर बोलता है कि इनिशियल पॉइंट है, मतलब यहाँ से बल्ब जल रहा है। देखिए ध्यान से समझिए चीज़ों को। रे का मतलब हम लोगों ने बार बार समझा कि अगर मैंने बोल दिया रे ए बी, इसका मतलब क्या है कि लाइट ए से निकल के बी की ओर जा रही है, लेकिन ये जो बल्ब है उसके पीछे लाइट नहीं होगा, यानी कि उसके पीछे की हम लोग बात नहीं करेंगे। इसका मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए ही हो गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि इनिशियल पॉइंट हमारा ओ नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। आ जाइए फर्दर क्वेश्चन पे, इसको देखिए, ये तो हटेगा नहीं जल्दी से, कैसे हटाते हैं इसे। अच्छा चलिए, इसके अंडरस्टूड है, ट्रू है क्वेश्चन, मैंने इसे सॉल्व कर लिया था। अब आ जाइए कर्व्स। कर्व्स का मतलब क्या होता है, जैसे देख लीजिए, आप लोग आसमान में देखते होंगे बहुत तरीके के बादल होते हैं, सबने देखा, सूरज देखा है, चंद्रमा देखा है, मून, सन। तो कभी आपने कभी ध्यान से देखा है कि जो बादल है कभी इस तरीके से शेप होता है उनका, कभी और हो गया, कभी गोल हो जाते हैं। एक इस शेप क्या है और उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, और कर्व क्या है। तो आज ये सबसे पहले तो मैं आपको शेप समझाता हूँ। शेप का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी दिखने वाला चीज़, जैसे क्या केवल रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं हमारा शेप। और इन्हीं को जब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं इसके बारे में, उसमें कर्व आते हैं, ठीक है। कर्व्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे पिक्चर है, देखिए जो कहीं से मुड़ा हुआ है या सीधा है, ठीक है, आड़ा है, तिरछा है, ओपन है, क्लोज्ड है, ये सब हमारे कर्व से में आते हैं, ठीक है। देखिए शेप कई तरह के हो सकते हैं, तो हम लोग इस पर शेप पर न मारते हुए हम लोग कर्व पर बात करते हैं। कर्व के केस में क्या है, देख लीजिए, इफ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड सिंपल कर्व। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल कर्व, जो अपने आप को आपस में क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, सिंपल नहीं है, क्योंकि ये आपस में क्रॉस कर गया, ठीक है। ये आपस में क्रॉस कर गया तो ये हमारा सिंपल नहीं रहे। ये हमारा सिंपल है, कहीं से क्रॉस नहीं किया, ये हमारा सिंपल है, कहीं से क्रॉस नहीं किया। मतलब अगर मैंने कोई इस तरीके का आपको डायग्राम ले लिया जो कहीं से क्रॉस नहीं किया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल कर्व। मीन्स कि वो फ्लो में बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी डिजाइन, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, वो हमारे किस में आ जाते हैं, कर्व्स में, ठीक है। अब उसी में फर्दर हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू किया कर्व्स के बारे में पढ़ना, कि अगर कोई भी हम लोग डिजाइन मान लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्व। जिसे देख लो, इस तरीके का डिजाइन है ना, ये भी कर्व हो गया, ठीक है। ये इस तरीके का डिजाइन है, ये भी कर्व हो गया। तो कर्व तो हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग ने देख लिया कि अगर कर्व आपस में कटते नहीं हो तो हम लोग क्या उसे कहते हैं, सिंपल कर्व, ठीक है। देखिए ये कट गया तो ये सिंपल नहीं रहा, लेकिन ये आपस में नहीं कटे, ये आपस में नहीं कटे, मतलब अगर लाइन कहीं से स्टार्ट हो और जहाँ से एंडिंग पॉइंट पर ख़त्म हो जाए, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल कर्व। लेकिन लाइन 2-3 बार आपस में या एक बार कट गया तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल कर्व नहीं रहा। तो सिंपल कर्व का एग्जाम्पल समझ गए। अब आ जाइए ओपन और क्लोज कर्व, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका, जिसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास धागा है, ठीक है, आपने घर में खेल रहे हो धागे से, 3D आपके पास, आपने धागे को लिया और उसे खेलने लगे। मान लीजिए अब धागा आपने दोनों सिरा उससे बांध दिया था इस तरीके से, तो जब आपने दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया, वो क्या हो गया, हमारे क्लोज्ड, मतलब बंद, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से धागा टूट गया, देख रहे हो यहाँ से टूट गया धागा, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, ओपन, ठीक है। तो यही मेन क्लोज और ओपन का सिस्टम है, इसमें ज़्यादा और समझने का नहीं है। जैसे से और हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से और समझेंगे। बेसिक है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ये भी कर्व है। जरूरी नहीं कर्व का मतलब हमारे जो दिमाग में है कि कर्व मतलब गोल होना चाहिए, नहीं, कर्व कोई भी हो सकता, कोई भी आपका, जैसे देख लीजिए ये भी कर्व है, ठीक है, क्लोज कर्व है। क्लोज क्यों है, इसके सारे एंड आपस में क्लोज्ड हैं। ये सर्किल क्या हो गया, हमारा क्लोज्ड कर्व, इस तरीके से बंद है, ठीक है। अब आ जाइए, पोजिशन इन अ फिगर, अ कोर्ट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट
डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, इनसाइड द लाइन, ऑन द लाइन एंड आउटसाइड द लाइन। अगर किसी भी आप इमेज का और डायग्राम का बात करो तो उसके जो बाउंड्रीज होते हैं वो 3 तरीके के वॉल्स बनाते हैं। गौर से देखिए, ये जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, जिसको अंदर से कोई लेना देना नहीं, एक जो अंदर का पोर्शन है जिसको बाहर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और एक जो इस लाइन के ऊपर में पोर्शन, ठीक है, कि मोटी सी दीवार। तो किसी भी लाइन के पोजीशन के या फिगर के कितने उसके स्पेसिफिकेशन हो गए, 3 स्पेसिफिकेशन हो गए। एक जो आउटसाइड में है, कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो कि जो कोई बच्चा है जिसने फुटबॉल उसके पास में है, ठीक है, तो एक फुटबॉल लेके ग्राउंड के बाहर खेल रहा है, एक ग्राउंड में खेल रहा है, और एक क्या है कि ग्राउंड के जो दीवार है ना उस पर चढ़ गया बॉल लेके और उसी पे बैठ गया। तो हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके से आप किसी भी लाइन को, किसी भी जगह को बांट सकते हैं, 3 तरीके से, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, रीजन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, यू कैन नॉट इंटर इनसाइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। अच्छा मुझे बताइए कि आपको किसी पार्क में जाना है तो बिना गेट खुले क्या आप उसमें एंटर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अ कंपाउंड वॉल सेपरेट दीज हाउसेस फ्रॉम द रोड। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके के जो ये जो दीवारें हैं ना, ये मान लीजिए कि आपके एक बगल से सड़क जा रही है, कि रोड जा रही है, तो इस दीवार ने क्या किया, इस अंदर के जो भी ग्रासेस है, मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड है, उससे प्रोटेक्ट किया, ठीक है, सेपरेट किया बाहर की दुनिया से, ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड। यू टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड ऑन द बाउंड्री एंड कंपाउंड आउटसाइड द कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने अभी भी बात कहा कि आप 3 तरीके से इसको अलग कर सकते हो, जो कि एक कंपाउंड के बाहर में है, एक कंपाउंड के अंदर में है, और एक कंपाउंड के ऊपर में है, जैसे उसके वॉल्स पे है, ठीक है। तो अब इसे बोलने का और पढ़ने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या हो गया, हमारे जो भी एरिया है रीजन में बटे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए, जो इंटीरियर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनसाइड। ए हमारा क्या हो गया, ए हमारे इनसाइड द कर्व है, कौन सा, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। कोई भी एक एरिया, जरूरी नहीं कि एक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, किसी भी तरीके का आपका पार्क है, ठीक है, गोल है, सर्कुलर है, अगर आप पार्क के अंदर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनसाइड। कोई बाउंड्री पर है, ऑन, तो क्या कहेंगे, ऑन, ठीक है। और कोई बाहर में बैठा है, तो ए हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी। तो देखिए, ए इज इंटीरियर, सी इज एक्सटीरियर एंड बी इज ऑन द कर्व। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कर्व पे कौन सा बैठा है, तो आप बोलोगे बी, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। जैसे कि आपको बताया गया कि ये आपका मान लीजिए कि सीसीए पार्क है, ठीक है, तो सीसीए पार्क कहाँ है, तो इस बाउंड्री के अंदर है, तो इस उस पार्क को हम क्या कहेंगे कि उसका रीजन है। रीजन का मतलब एरिया, जगह, ठीक है। अब आ जाइए, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है, पहले हम लोग गन्स का मतलब समझते हैं। वैसा कोई भी डायग्राम, ठीक है, जिसके एंगल्स बाहर निकले हुए हों, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं आपका इमेज या कर्व्स डायमेंशन, ठीक है। मगर जब आप धीरे धीरे और पढ़ने लगोगे, आप कुछ शेप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, साइंटिस्ट ने, लोगों ने, मैथमेटिशियन ने उसका नाम दे दिया, जैसे ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये है पेंटागन, ये हो गया रोम्बस, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पहली बार अगर नाम सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे इसमें और भी सीखेंगे चीज़ों को। जैसे देखिए, अ फिगर इज ए पॉलीगॉन इफ इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। कभी भी कोई भी इमेज, कोई भी फोटो मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ठीक है। लाइन सेगमेंट का हम लोगों ने क्या मतलब सीखा था कि उसका जो लेंथ है वो फिक्स्ड हो, 3, 5, 8 जो भी हो, तो उसका लाइन फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लाइन, पॉलीगन्स। अब आ जाइए, साइड, वर्टिक्स एंड डायगोनल्स। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप क्या करो, इस एक पॉलीगॉन का एग्जांपल है, पॉलीगॉन्स के एग्जांपल में देखिए, आप 5 मैच स्टिक ले लीजिए, इस तरीके से 5 तीलियाँ ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। उससे मिला के एक आप कोई भी एक इमेज बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक इमेज इस तरीके से बना दिया 5 तीलियों का इस्तेमाल करके। अब आप क्या करो, 5 मैच बॉक्स ले लो, 4 मैच बॉक्स ले लो,
माचिस की तीलियाँ। अब देखो कि इस तरीके का कोई डायग्राम बनेगा। अब 3 मैच स्टिक्स, 3 तीलियों का इस्तेमाल करके देखिए तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और 2 मैच स्टिक ले लीजिए, तो मान लीजिए कि आपने 2 मैच स्टिक ले लिया इस तरीके से, तो एक तो सबसे पहले ये ओपन हो गया, तो ये तो कर्व हुआ नहीं ना, ठीक है। 2 मैच स्टिक से आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं बना सकते हो, ठीक है, 2 तीलियों का इस्तेमाल करके। तो इन विच केस वाज इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप 2 तीलियों का इस्तेमाल करके कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते हो, खासकर क्लोज तो नहीं। पॉलीगन का डेफिनेशन बेसिकली समझ जाइए कि वैसा कोई भी एरिया, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट द्वारा घिर के बना हुआ हो और वो क्लोज्ड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगन। देखिए एक ट्रायंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि आपस में क्लोज्ड कर लिया है। इस तरीके का आड़ा तिरछा फिगर बनाया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है। तो पॉलीगन का मतलब ये होता है कि क्लोज्ड एरिया, ठीक है, इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि 2 मैच स्टिक का इस्तेमाल करके आप कोई भी इमेज नहीं बना सकते हो। अब आइए साइड वर्टिकल्स एंड डायगोनल्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी यहाँ तक सीखा, ठीक है, उससे आज यहीं तक रख देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं साइड वर्टिकल एंड डायगोनल समझाऊंगा, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज है, एंगल्स है, और इस चैप्टर को फिर हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको फर्दर आगे काम आएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।